हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, मैंने वैसे तो ये चैनल मूवीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया था, और ये सच भी है कि मूवीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आगे हमेशा डालता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर डालूँगा। पर अब है मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस वगैरह यहाँ अपलोड किया करूँगा। तो आप लोग इन्हें देखें, अगर आपको अच्छे लगे पूरा देखिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, तो ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स वगैरह इन सब में शेयर भी करें। कोई स्टूडेंट वगैरह हो उनको शेयर करें। तो आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे महान युद्ध की उपाधि दी जाती है, जिसे युद्धों की समाप्ति वाला युद्ध की उपाधि दी जाती है, जिसे द ग्रेट वॉर जैसी उपाधियाँ दी जाती हैं। यह युद्ध आप में से कईयों को शायद तक पता भी होगा। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। 1914 की 28 जुलाई को ये युद्ध शुरू होता है और 1918 की 11 नवंबर को ये युद्ध समाप्त होता है। तो भीषण युद्ध था, बहुत ही भीषण युद्ध, ऐसा जो दुनिया की स्मृति से कभी भूला नहीं गया अब तक भी। चूंकि आप नाम में ही देख पा रहे हैं कि ये एक युद्ध है, विश्व युद्ध है। विश्व युद्ध का मतलब है बहुत से देशों ने भाग लिया है, इसलिए ये विश्व युद्ध है। ये जो युद्ध है जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला, और जिसकी ऑफिशियल आधिकारिक रूप से समाप्ति वर्साय की संधि द्वारा हुई। वर्साय की संधि द्वारा हुई। वर्साय की संधि देख लीजिएगा, 28 जून 1919 में हुई थी। ठीक है, 28 जून 1919। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व। मध्य पूर्व का मतलब है जो हमारा एशिया है उसका जो चीन का थोड़ा पूर्वी सा भाग है, और जो अपने जापान वाले आइलैंड्स हैं उन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में मुख्यतः हुआ। मुख्यतः मेनली तो ये यूरोप में ही हुआ था। आप सब जानते हैं यूरोप विश्व राजनीति का दादा था उस टाइम पे। एक बात और बताऊं आपको, आप एक मैप खोल के रखिएगा अपने सामने विश्व का जब आप ये सब सुन रहे हो, जिसमें सारी कंट्रीज वगैरह के नाम हो, ताकि आपके माइंड में क्या क्या चीजें हुई हैं उन सब की एक इमेज बन पाए। तो प्रथम विश्व युद्ध मैंने आपको बताया जैसा कि बहुत से देशों ने भाग लिया, यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया, इन क्षेत्रों में हुआ। 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। ऑफिशियल रूप से 28 जून 1919 को वर्साय की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे। मतलब कोई भी युद्ध होता है तो दो पक्ष होते हैं, जैसे कौरव पांडव हो गए, ऐसे होते हैं। दो गुट थे। एक गुट था, उनको बोलते हैं मित्र देश। एक गुट को बोलते हैं मित्र देश और एक गुट को बोलते हैं केंद्रीय देश। केंद्रीय देश कई जगहों पे मुख्य देश भी लिखा जाता है उनको। जो मित्र देश थे उनमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली। गौर से सुनिएगा, इटली भी मित्र देशों में शामिल था इस समय। और जापान भी मित्र देशों में शामिल था। और जो
मुख्य देश या केंद्र देश थे, या जो विपक्ष के देश थे, मित्र देशों के विपरीत से जो लड़ रहे थे, उन देशों में मुख्यतया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब कंट्रीज शामिल थी। तुर्की भी मुख्य देशों या केंद्रीय देशों में शामिल था। एक बार वापस बोलते हैं, मित्र देश ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, और मुख्य देश या केंद्रीय देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि। अब हम पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों की वजह से हुआ। तो अब आप है ना अपनी जो भी कोई कॉपी वगैरह अगर लेके बैठे तो हाँ एक पॉइंट वगैरह भी डालते चलिएगा साथ साथ में। हुआ क्या था कि जो ये 18वीं 19वीं सदी का दौर रहा, इस समय औद्योगिक क्रांति भी बहुत हुई। इस समय साम्राज्यवाद का दौर चला। साम्राज्यवाद का मतलब है कि कोई देश अपनी सीमाओं को बढ़ाना, मतलब अपनी सीमाओं को बढ़ाना। जैसे कोई देश है, मैं हूँ, कोई देश है मेरा, तो मैं अपनी सीमाओं को बढ़ाऊं कि मैं उस क्षेत्र को भी जीत लूँ, मैं उस क्षेत्र को भी जीत लूँ, मैंने उस देश को हरा दिया उसको जीत लिया, उस देश को हरा दिया उसको जीत लिया, ऐसे खूब सारे क्षेत्रों को जीत लूँ, खूब सारे क्षेत्रों को जीत लूँ। जीतने के बाद में वो क्षेत्र मेरे उपनिवेश बन जाएंगे। तो इसको उपनिवेशवाद भी बोला जाता है, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का दौर जोरों शोरों पे चल रहा था उस समय। आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके जिसको अपन बोलते हैं, वो इन सब में लीडर था। लीडर मतलब कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के मामले में, औद्योगिक क्रांति के मामले में आगे था, वो काफी आगे था। आप सब जानते हैं कि अमेरिका पर कभी राज कर चुका है ब्रिटेन, यूरोप के कई देशों पर राज कर चुका है, अफ्रीका के कई देशों पर राज कर चुका है। ब्रिटेन 1757 में प्लासी के युद्ध, 1764 बक्सर के युद्ध, इसके बाद में अपने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। देखिए 1757-64 कितने टाइम पहले की बात है। तो ये चीजें, अब ब्रिटेन जब इतना आगे बढ़ रहा था साम्राज्यवाद के दौर में, तो उसको देखकर कई देश जलते थे, कई देशों को ईर्ष्या होती थी, क्योंकि ब्रिटेन को साम्राज्यवाद से बहुत फायदा था। जहां जहां उसका साम्राज्य फैलता, ब्रिटेन वहां से कम कीमतों पर कच्चा माल लेता, जैसे वो भारत से लिया करता था। आपने कभी पढ़ा होगा नील आंदोलन के बारे में, फसलें वगैरह जो भी बनती थी वो ब्रिटेन यूं का यूं स्टॉक में खरीद ले जाता था और ब्रिटेन ले जाता था। तो कच्चा माल सस्ते में मिलता था, बहुत बड़े अमाउंट में उनको कच्चा माल मिला करता था, और फिर वो अपने देश में लाते। चूंकि औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि फैक्ट्रियां वगैरह वहां खूब लग चुकी थी, मशीनें वगैरह खूब आ चुकी थी, बनाई जा चुकी थी, कि जहां पहले 20 लोग मिलके कोई काम निपटा रहे होते थे, अब एक मशीन उन 20 लोगों का काम अकेले कर रही होती थी। यही है औद्योगिक क्रांति। कच्चा माल जाता, वहां बनता, पक्का माल में तैयार होता। जैसे मान लीजिए कपास गई, कपड़ा बना, नील गई, नील से नीला रंग बना, कपड़े पे नीला रंग बन गया और नीला रंग कर दिया गया, और अब एक शर्ट बन गई नीले कलर की। तो ये एक उत्पाद हो गया। अब वो नीले कलर के शर्ट को ब्रिटेन विभिन्न देशों में बेचता। जैसे उसी नीले कलर की शर्ट को ब्रिटेन ने भारत में भेजा और भारत में बेचा, लोगों ने खरीदा और खूब पहना। तो देखा आपने, कम दाम पर कच्चा माल ब्रिटेन अपने देश में ले जाता और पक्का माल तैयार करके भारत में लाता और ऊंचे दाम पर बेचता। साम्राज्यवाद का ये फायदा था। साम्राज्यवाद से ब्रिटेन को बहुत सारा टैक्स मिला करता था, जिससे वो देश आगे बढ़ता जा रहा था। ये सबसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये देश बहुत जलते थे।
ब्रिटेन की इस तरक्की से, बहुत ईर्ष्या करते थे। तो इन देशों ने भी धीरे धीरे प्रयास किए कि वे भी अपने साम्राज्य का विस्तार करें, साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, खूब देशों को जीतना शुरू किया। मुख्यतः जर्मनी ने 19वीं सदी 1900 ईस्वी के आसपास में पूरे जोरों शोरों पर लगा वो, उसने अपनी नौसेना को बहुत मजबूत किया। ब्रिटेन से कंपटीशन होने लगा नौसेना का, जर्मनी की नौसेना का। ब्रिटेन महानतम नौसेना रखने वाले देशों में से एक था उस समय, महानतम नौसेना। कई बड़े बड़े जंगी जहाज बनाए जाने लगे, कई देशों को जीता जाने लगा। क्योंकि ब्रिटेन बहुत से क्षेत्रों को जीत चुका था, तो जर्मनी के पास जीतने के लिए ज़्यादा क्षेत्र नहीं बचे थे। तो जर्मनी ब्रिटेन से लड़ाई करके उनके उपनिवेशों पर अधिकार करने लगा, उनके उपनिवेशों को जीतने लगा। इसलिए उन दोनों के बीच में तो पहले से ही नहीं बन रही थी। एक कारण था कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी का एक उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब जो वहां का राजा बनने वाला था। यूरोप के मैप में देखेगा ऑस्ट्रिया हंगरी दिखेगा आपको, राजा बनने वाला था। फर्डिनेंड नाम था उस बंदे का। फर्डिनेंड एक बार, एक कंट्री है बोस्निया हर्जेगोविना, ऑस्ट्रिया हंगरी के पास में ही है बोस्निया हर्जेगोविना। वहां बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी में रुका हुआ था। तब बोस्निया हर्जेगोविना में फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है, उसकी वाइफ की भी हत्या हो जाती है। और ऑस्ट्रिया हंगरी आरोप लगाते हैं कि बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बिया, जो पास ही का एक देश है जहां पर स्लाव जाति के लोग रहते हैं, तो सर्बिया ने फर्डिनेंड की हत्या करवाई है। ऑस्ट्रिया हंगरी आरोप लगाते हैं और ऑस्ट्रिया हंगरी कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाई जाए, हमें पूरा विश्वास है कि सर्बिया के साथ इसके कोई ना कोई कनेक्शन निकलेंगे। लेकिन सर्बिया इस प्रकार की किसी जांच को करने से साफ मना करवा देता है कि नहीं, ऐसी कोई जांच नहीं करवाई जाएगी, हमसे कोई लिंक नहीं है, किसी और ने हत्या कर दी। जब ऑस्ट्रिया हंगरी को पता लगा कि सर्बिया ने ऐसे मना कर दिया, तो फिर माथा घुमा ऑस्ट्रिया हंगरी का और उन्होंने आक्रमण कर दिया सर्बिया पे। ये जो मैं घटना बता रहा हूं कि सर्बिया पे आक्रमण किया गया ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा, ये बात है 28 जुलाई 1914 के 28 जुलाई 1914 के दिन की। 28 जुलाई 1914 के दिन सर्बिया पे बम वगैरह गिराए गए। तो ये एक तात्कालिक कारण है कि फर्डिनेंड की हत्या, कि द्वितीय विश्व युद्ध के होने का एक तात्कालिक कारण है फर्डिनेंड की हत्या। पॉइंट बना सकते हो आप इसे। अब था क्या कि यूरोप में चूंकि साम्राज्यवाद अपने चरम पर था, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, सब देश विकसित होने में लगे हुए थे, तो क्या होता है कि विकसित जब भी होते हैं कोई भी देश, तब वे आपस में संधियां वगैरह रखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक सहयोग की दृष्टि से ऐसे संधियां रखते हैं। तो यूरोप में ऐसी बहुत सी संधियां थी, जैसे बेल्जियम लक्समबर्ग इनके साथ ब्रिटेन की संधि थी, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी की संधि थी, जैसे सर्बिया के साथ रूस की संधि थी। तो ऐसी कई संधियां थी, जैसे फ्रांस ब्रिटेन की संधियां थी, ये सब थी। तो जब सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने आक्रमण किया, तो सर्बिया वालों ने भी जवाबी हमला देना शुरू किया। जब रूस को ये पता लगा कि अपन ने जिसके साथ संधि कर रखी है उस पर किसी ने आक्रमण किया है, तो रूस भी सर्बिया के पक्ष में उतर गया युद्ध में। जब रूस उतरा तो जर्मनी को पता लगा कि रूस सर्बिया वालों की तरफ से उतर गया है। क्योंकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि कर रखी थी, तो जर्मनी भी युद्ध में उतर गया।
अब हुआ क्या, जर्मनी ने, आप यूरोप के मैप में देखिएगा, जर्मनी के पास ही में कुछ कंट्रीज है ऊपर की तरफ, छोटी छोटी सी कंट्रीज है यूरोप के, कुछ उत्तर पश्चिम में आपको दिखेगी बेनेलेक्स कंट्रीज जिनको बोला जाता है, जो समुद्र तल से थोड़ी नीचाई पर स्थित है, बेल्जियम, लक्समबर्ग और नीदरलैंड। तो जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम और लक्समबर्ग पर अटैक कर दिया, और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो सब देशों ने अपना कोई ना कोई स्टैंड लिया था। कोई देश ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया इन सब के साथ था, कोई देश जर्मनी, तुर्की उन सब के साथ था। लेकिन लक्समबर्ग और बेल्जियम ने तटस्थ भूमिका निभाई थी। तटस्थ का मतलब है उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने अलग ही है, हम इस मुद्दे पर किसी का साथ नहीं है, हम किसी का नहीं है। जैसे जब शीत युद्ध हुआ था तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी। जब रूस और अमेरिका के मध्य पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य जो युद्ध का दौर चला था, उस समय भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी। अर्थात भारत ने कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं है, ना रूस के साथ है, ना अमेरिका के साथ है, ना साम्यवाद के साथ है, ना पूंजीवाद के साथ है, हम अलग ही है। हालांकि ये अलग बात है कि भारत का कहीं ना कहीं झुकाव समाजवाद, साम्यवाद की तरफ थोड़ा था। चीजें ऐसे चल रही वहां उस समय। जब जर्मनी ने बेल्जियम, लक्समबर्ग पर अटैक किया, तो चूंकि बेल्जियम, लक्समबर्ग के साथ ब्रिटेन वगैरह, ये ब्रिटेन के बिल्कुल नजदीक ही पड़ते हैं ये सब, तो ब्रिटेन वगैरह इन सब के साथ संधि थी, व्यापार वगैरह होता था, तो इन सब के पक्ष में ब्रिटेन ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। ऐसे ही फिर इटली युद्ध में कूद पड़ा, ऐसे ही फिर तुर्की युद्ध में कूद पड़ा, जापान मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। तो अब देखिए कौन कौन देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत से देश हो गए, जर्मनी लड़ रहा है, इटली लड़ रहा है, तुर्की लड़ रहा है, सर्बिया लड़ रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, जापान लड़ रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है, लक्समबर्ग, बेल्जियम अपनी रक्षा कर रहे हैं, फ्रांस लड़ रहा है। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। 2 गुट बन चुके हैं अब यूरोप में 2 गुट बन चुके हैं, युद्ध चल रहा है, जोरों शोरों पे चल रहा है, 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट का नाम है मित्र देश, जिसमें कौन देश शामिल है, जिसमें शामिल है ब्रिटेन, जिसमें शामिल है फ्रांस, जिसमें शामिल है रूस, जिसमें शामिल है सर्बिया, जिसमें शामिल है बेल्जियम, लक्समबर्ग, जिसमें शामिल है जापान, जिसमें शामिल है इटली। एक है केंद्रीय गुट या मुख्य गुट, जिसमें शामिल है जर्मनी, जिसमें शामिल है ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसमें शामिल है तुर्की, जिसमें शामिल है बल्गारिया, ये सब देश। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सी जगहों पर ऐसे युद्ध हुए जो काफी प्रसिद्ध हुए, वो युद्ध बहुत सी जगहों पे ऐसे युद्ध हुए। जैसे होते ही है, जैसे कभी कभी भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो जाता है, तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे कई बार जो युद्ध हुआ होता है वो काफी प्रसिद्ध हो जाता है, तो ऐसे होते ही है। जैसे जो युद्ध, मैं 1-2 का नाम बताता हूँ आपको, जो युद्ध काफी प्रसिद्ध हुए थे। एक मारने नामक स्थान था, मारने नामक स्थान का युद्ध जो था वो काफी प्रसिद्ध हुआ था। एक स्थान था गेलीपोली, तो गेलीपोली नाम के स्थान का युद्ध काफी प्रसिद्ध हुआ। वर्दू का युद्ध काफी प्रसिद्ध हुआ। टेनबर्ग का युद्ध काफी प्रसिद्ध हुआ। ये युद्ध काफी प्रसिद्ध हुए, काफी भीषण युद्ध हुए अपने आप में। प्रथम विश्व युद्ध की भीषणता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि लगभग, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि 8 करोड़ के लगभग लोग उस युद्ध में मारे गए थे। 8 करोड़ के लगभग।
और जो परफेक्ट आंकड़े हैं अपने पास में, मतलब जो प्रमाणित आंकड़े कि इतने लोग तो मारे ही गए होंगे, वो लगभग शायद तक 1.5-2 करोड़ के आसपास के हैं कि हाँ इतने तो मारे ही गए। 1-1.5-2 करोड़ के आसपास के हैं कि इतने लोग तो पक्का मारे गए। आपको एक मतलब आपको ये बताते हैं लगभग 1 करोड़ सैनिक लापता थे। 1 करोड़ सैनिक कभी मिले ही नहीं। आपको यूँ बताऊं, 1 करोड़ से ज़्यादा सैनिकों की तो लाशें मिल गई थी, 1 करोड़ से ज़्यादा सैनिक लापता थे और कितने ही करोड़ घायल हुए। ये भीषणता थी प्रथम विश्व युद्ध की। देखिए एक घटना बताता हूं मैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की। चूंकि प्रथम जब विश्व युद्ध चल रहा होता है तो पूरा देश युद्ध में व्यस्त होता है, इकोनॉमी वगैरह काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी जो आवश्यकता की चीज़ें होती है वो तो चाहिए ही होती है कोई भी देश को, तो वो समुद्री मार्ग से जहाज़ों के माध्यम से लाई ले जाई जाती है। तो ऐसे ही एक ब्रिटेन का एक जहाज़ था, इंग्लैंड का ब्रिटेन का। देखिए इंग्लैंड ब्रिटेन में कंफ्यूज ना हुई है। जब अपन एक टर्म बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, दरअसल जो ब्रिटेन है वो 4 राष्ट्रों का समूह है, 4 राष्ट्रों का। जब एक टर्म बोलते हैं अपन ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 राष्ट्र आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जब अपन टर्म बोलते हैं यूके, तो आप यूरोप के मैप पर देखिएगा, सबको समझ में आएगा आपको। जब अपन टर्म बोलते हैं यूके तो उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड, ये 4 आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ब्रिटेन का वो जहाज जो, चूंकि समुद्री व्यापार तो चल ही रहा था, युद्ध चले भले, कुछ जो आवश्यक चीजें होती है, खाने पीने की चीजें जो भी है, या फिर ऑयल वगैरह कुछ, वो तो चाहिए ही होता है, तो व्यापार वगैरह तो चालू ही था। हालांकि बहुत हद तक प्रभावित हुआ था पर चालू ही था। जैसे एक ब्रिटेन का जहाज था लूसिटीनिया शिप, लूसिटीनिया नाम का जहाज। लूसिटीनिया जहाज जो है वो अपने समंदर में ट्रेवल कर रहा था, कोई वस्तु लेके आ रहा था, कोई खाद्य पदार्थ वगैरह कुछ होंगे। तो उस जहाज में काफी सारे ब्रिटिश नागरिक थे, काफी सारे अमेरिकन्स थे, क्योंकि जर्मनी लड़ ही रहा था ब्रिटेन वगैरह इन सब के खिलाफ। तो जर्मनी को पता लगा कि कोई ब्रिटिश शिप पास ही से गुजर रहा है और वो कुछ व्यापारिक वस्तु लेके जा रहा है। जर्मनी ने अपनी पनडुब्बी से अटैक करवाकर लूसिटीनिया नाम के जहाज को डुबा दिया। सारे अमेरिकन्स मारे गए, सारे ब्रिटिश नागरिक मारे गए। जब ये सूचना अमेरिका को मिली, ये सब घटना 1917 की है, जब यह सूचना अमेरिका को मिली कि हमारे कुछ नागरिक जो ब्रिटिश शिप में थे जर्मनी के अटैक के कारण मारे गए, अमेरिका तो आप जानते ही शुरू से ही विश्व राजनीति में वर्चस्व रहा है अमेरिका का। चाहे किसी भी दृष्टि से देखे, सैनिक दृष्टि से देखे, आर्थिक दृष्टि से देखे, किसी भी दृष्टि से देखे, अमेरिका के नागरिकों को कोई नुकसान ऐसे नहीं पहुंचा सकता। अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हो गया। मित्र राष्ट्रों की तरफ से जर्मनी, फ्रांस, रूस, इनकी तरफ से विश्व युद्ध में शामिल हो गया और बड़े प्रभावी ढंग से शामिल हुआ। जैसा सहयोग किया जा सकता था वैसा सहयोग किया गया। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वुडरो विल्सन हुआ करते थे। जो ही अमेरिका शामिल हुआ क्या था, ये 1917 की बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये शिप वाली इंसिडेंट जो भी है। 1917 में ही रूस में क्रांति होती है। रूस में क्रांति को थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूं। रूस में साम्यवादी क्रांति होती है। साम्यवादी क्रांति अपन फिर कभी पढ़ेंगे, रूस की क्रांति। साम्यवादी क्रांति होती है तो रूस वहां बिजी हो जाता है और वो ये प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाता है। जो ही अमेरिका आया, रूस बाहर निकल गया। तो प्रथम विश्व युद्ध जारी है। जल, थल, नभ सब जगहों पर आक्रमण हो रहे हैं। पूरा विश्व बिजी है इसमें।
प्रथम विश्व युद्ध काफी भीषण था। बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। मतलब आप इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन और जर्मनी था, तो ब्रिटेन और जर्मनी की अर्थव्यवस्था का जो 60% हिस्सा हुआ करता था, मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था से जो भी पैसा निकलता था, वो 60% धन जो है वो केवल प्रथम विश्व युद्ध में खर्च होता था। हथियार खरीदने में, बम वगैरह में, सैनिकों की जो भी है उनकी मेंटेनेंस वगैरह, उन सब में खर्च होता। काफी भीषण युद्ध था। युद्ध चला, 11 नवंबर 1918 को समाप्त भी हुआ। तो अब तक अपन ने क्या कुछ कारण देखे कि अपने एक तात्कालिक कारण देखा कि फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। अपने एक कारण देखा कि साम्राज्यवाद की एक दौड़ सी चल रही थी, सब देशों में साम्राज्यवाद उपनिवेश बनाने की दौड़ थी, तो उससे एक दूसरे में ईर्ष्या थी, उस वजह से ऐसा हुआ। अपन ने एक कारण देखा कि यूरोप में देशों ने संधियां रखी थी जगह जगह, कोई त्रिपक्षीय संधि, कभी कोई सी संधि, कि जैसे ब्रिटेन ने बेल्जियम लग्जमबर्ग ने कर रखी, रूस ने सर्बिया ने कर रखी, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ने कर रखी। ऐसी संधियों की वजह से भी सब देश आपस में कूद पड़े, ये भी एक कारण बना। एक कारण आप लिख सकते हो हथियारों की दौड़। उस समय यूरोप के सब देशों में नए नए हथियार, भीषण भीषण हथियार बनाने की दौड़ चली हुई थी। जैसे मैंने कहा कि जर्मनी 1900 ईस्वी के आसपास में बड़े जबर तरीके से जंगी जहाज वगैरह, हथियार वगैरह बनाने में लगा हुआ था, तो ये दौड़ चल रही थी। ये भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण था, कंपटीशन था इससे। एक कारण मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। जो सर्बिया कंट्री है, आप यूरोप में देखिए, मैप में देखिए, सर्बिया कंट्री में स्लाव जाति के लोग रहते थे। स्लाव जाति के लोग, स्लाव जाति के लोग रहते थे। और हुआ क्या था कि उस समय कई साम्राज्यों का विघटन होने वाला था। जैसे जो सर्बिया है, वो स्लाव जाति के लोग फ्री होने वाले थे कहीं ना कहीं से। मतलब कोई साम्राज्य था वहां उन लोगों पे, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं वो साम्राज्य क्या था, शायद तुर्की साम्राज्य का कंट्रोल था, शायद ओटोमन साम्राज्य का कंट्रोल था मेरे हिसाब से। वहाँ तुर्की को ही ओटोमन साम्राज्य बोलते हैं, उसका कंट्रोल था। तो वहाँ जो है वो विरोध वगैरह होने लगा था साम्राज्य के खिलाफ कि राजा को हटाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए, ऐसे ऐसे विरोध वगैरह होने लगे थे। तो फिर वो जो सर्बिया के जो लोग हैं वो भी फ्री होने वाले थे कहीं ना कहीं। तो सर्बिया के स्लाव जाति के लोग फ्री होने वाले थे। ऑस्ट्रिया हंगरी को लगता था, जो उसके पास का ही देश था, कि ये स्लाव जाति के लोग अब हमारे देश में शामिल होंगे। लेकिन ये स्लाव जाति के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये दूसरे स्लावों के साथ ही रहना चाहते थे। स्लाव मुख्यतया रूस की जाति है, रूस की। तो ये इन्हीं क्षेत्रों, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, इन्हीं क्षेत्रों में रहना चाहते थे। ये ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में नहीं जाना चाहते थे। ये यही बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, रूस, इन क्षेत्रों में रहना चाहते थे। रूस वालों को लगता था कि अपने क्षेत्र में आएंगे ये सब। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, इन सब में तनातनी थी। ये भी एक कारण था। उसके अलावा एक इंसिडेंट और बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ऐसे समुद्री व्यापार वगैरह तो होता ही था। तो जो भी ये व्यापार वाली शिप होती थी, जहाज होते थे, इन पर हमेशा खतरा बना रहता था कि इन पर कोई ना कोई विरोधी गुट का देश अटैक कर दे। जैसे जो लुसिटीनिया जो जहाज था, उस पर अटैक किया था जर्मनी ने, तो वैसे खतरा बना रहता था। तो ऐसे ही एक जापानी जहाज था कामागाटामारू लगभग 350 के आसपास भारतीयों को लेकर सिंगापुर से ही शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है
नहीं सिंगापुर से नहीं, जापान के योकोहामा पोर्ट से कनाडा के लिए निकला था, उत्तरी अमेरिका कनाडा के लिए निकला था। तो उस शिप पर भी खतरा था इन विरोधी गुट के देशों के अटैक का। तो ये कनाडा पहुंचा तो सही, लेकिन कनाडा वालों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था। फिर जब ये वापस लौट रहे थे तो इन पर बहुत खतरा था। ऐसे में हमारे जो भारत में जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, उन लोगों ने इस जहाज से कांटेक्ट किया था और इनको कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके भारत में कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचे, नहीं तो आप पे अटैक हो सकता है। क्योंकि हर जहाज पर वो जिस साम्राज्य का हुआ करता था उस साम्राज्य का फ्लैग लगा हुआ होता था, झंडा लगा हुआ होता था। तो ये जहाज जल्दी जल्दी में यहाँ पहुंचा भी, लेकिन जब इन्होंने सामने देखा कि अंग्रेज काफ़ी सारे खड़े हैं, सैनिक काफ़ी सारे खड़े, वो तो इनके स्वागत के लिए खड़े थे एक तरीके से। मतलब वो इनको मतलब ये आए थे तो ये लोग डर गए, जो भी कामागाटामारू जहाज में थे। भगदड़ मच गई और लगभग 18-20 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे भगदड़ में ही। ये भी एक भीषण इंसिडेंट था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो बताया। जब आप कभी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप कामागाटामारू घटना को और पढ़ते हैं। तो ये सब कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के। एक बार देखिए वापस रिपीट कर लेते हैं कि पहला पॉइंट अपन बोल सकते हैं साम्राज्यवाद की दौड़, दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं हथियारों की दौड़, तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि तात्कालिक कारण फर्डिनेंड की हत्या, चौथा कारण बोल सकते हैं विभिन्न संधियां, एक कारण और है कि उग्र राष्ट्रवाद, जो सर्बिया वाला कांड हुआ था ना, जो स्लाव जाति वाला, अपन उसके लिए एक टर्म यूज ले सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्रवाद का मतलब ही तो है अपनी भाषा, अपने राष्ट्र, अपने देश से प्यार करना। स्लाव जाति के लोग अपने जैसे लोगों के बीच में रहने के लिए तो संघर्ष कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रिया हंगरी में नहीं जाएंगे, हम रूस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद है। तो उग्र राष्ट्रवाद के कारण भी कहीं ना कहीं आया जो भी प्रथम विश्व युद्ध। एक कारण आप ये भी लिख सकते हो जी, अगर मान लीजिए प्रथम विश्व युद्ध के समय ये अपने जो संयुक्त राष्ट्र वगैरह ये सब है ये नहीं थे, अगर ये होते तो इतनी बड़ी विडंबना ना हो पाती, 9 करोड़ लोगों को जान ना गंवानी पड़ती। शायद ये जो विश्व स्तर की राजनीति से मामलों को बैठा समझाकर सुलझा लेते, पर नहीं, ये सब नहीं थे उस समय। इसके बाद में संपूर्ण विश्व समुदाय को यह समझ आया था कि ऐसे किसी संस्था की आवश्यकता है जो संपूर्ण विश्व के देशों का के मध्य एक कॉमन पॉइंट हो, जहां सब देश अपनी बात रख सके। इन्हीं सब वजहों से फिर संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह इन सब का गठन हुआ। तो इनका ना होना भी एक कारण है। तो ये सब कारण हुए प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ उसके। अब एक बात अपन देखते हैं कि युद्ध जो हुआ, युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। युद्ध के परिणाम ये हुए, एक आर्थिक परिणामों की बात करते हैं। आर्थिक परिणाम ये हुए, जैसा मैंने आपको बताया कि जर्मनी, ब्रिटेन, इनको अपनी अर्थव्यवस्था का 60% तक धन युद्ध में हथियार खरीदने, बम वगैरह में, सैनिकों वगैरह इनके मेंटेनेंस में ही खर्च करना पड़ता था। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। पहले जिस स्तर पे उत्पादन हुआ करता था, अब वो उत्पादन उस स्तर पे थोड़ी हो पाएगा। युद्ध में सब बिजी हो जाते हैं, उत्पादन बहुत कम हुआ। और आपको पता है, अगर आप अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को थोड़ा सा भी समझते हैं तो आप सबको पता है कि जब उत्पादन कम होगा तो मार्केट में चीज कम होगी। जब मार्केट में चीज कम होगी और डिमांड तो कोई भी चीज की डिमांड तो होती ही रहेगी। डिमांड कम क्यों होगी? डिमांड ज्यादा है, चीज कम है, बिकने लायक वस्तु कम है और खरीदने वाली ज्यादा है, तो महंगाई बढ़ेगी जबरदस्त वाली। तो महंगाई बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी। मुद्रास्फीति अपने भारत में बढ़ी, संपूर्ण यूरोप में बढ़ी, अफ्रीका में बढ़ी, जापान में बढ़ी, गजब तरीके से मुद्रास्फीति बढ़ी। तो ये अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हुआ। अपन सामाजिक प्रभाव देखते हैं। आर्थिक प्रभाव देखा आपने, अब सामाजिक प्रभाव ये हुए कि
बहुत से युवाओं ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। जैसे अपन देखते हैं कि लगभग 8-9 करोड़ के लोग लगभग तो लोग मारे गए, कितने लोग लापता हो गए, बहुत से युवा ऐसे हुए। जब तो इससे क्या हुआ कि यूरोप के इन सब देशों में पुरुषों की संख्या कम हो गई, महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई। तो अब काम करने वाले प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अब पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो फिर कोई भी काम करने के लिए फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी संस्था में काम करने के लिए व्यक्ति तो चाहिए ही हो। पहले तो पुरुष किया करते थे, अब पुरुषों की संख्या कम है तो महिलाएं करने लगी। महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी, महिलाएं फैक्ट्री में काम करने लगी, महिलाएं कंपनी में क्लर्क जैसे रोल प्ले करने लगी, महिलाएं सब कुछ काम जो है वो बड़े स्तर पर करने लगी। तो महिला सशक्तिकरण हुआ, महिलाएं पढ़ने लगी, सत्ता में महिलाएं आने लगी, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण रोल आया। तो कहीं ना कहीं जो भी वेस्टर्न कल्चर है वहाँ महिलाओं का इतना बड़ा रोल होता है समाज में, उस रोल को स्थापित करने में प्रथम विश्व युद्ध ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सामाजिक बदलाव हुआ। सामाजिक बदलाव में आप ये भी लिख सकते हो कि पहले समाज में क्या होता था, उच्च वर्ग जो हुआ करता था, उच्च वर्ग हमारे भारत में नहीं, हर जगह पे होता है, आप सब जानते हैं। ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनको लॉर्ड्स बोला करते थे, लॉर्ड्स। उच्च वर्ग हुआ करता था, उस उच्च वर्ग का प्रभाव थोड़ा कम हो गया था। जो निम्न वर्ग प्रकार के लोग थे अब वो भी थोड़े सत्ता में आने लगे थे, कम हुआ था कहीं ना कहीं उनका थोड़ा प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव देखे कि प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक प्रभाव क्या हुए, तो आप यूं बोल सकते हैं राजनीतिक तौर पर देशों में काफी उथल पुथल हुआ था। बहुत से देशों की सीमा बदली गई थी, बहुत से देशों को अपने क्षेत्राधिकार छोड़ने पड़े थे, बहुत से देशों का विघटन हुआ था, खूब सारे साम्राज्य टूटे थे, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब की सीमा में परिवर्तन हुआ था। पोलैंड नाम का एक नया देश बन गया था। फिलिस्तीन जो एक हुआ करता था वो इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गया था। तुर्की, ओटोमन साम्राज्य को तुर्की जो ओटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था अपने आप में, उसको सीवर्स की संधि के द्वारा तोड़ दिया गया था। ब्रिटेन के साथ सीवर्स की संधि हुई थी तुर्की ओटोमन साम्राज्य की, तो ओटोमन साम्राज्य तोड़ दिया गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राजतंत्र था, चार्ल्स नाम का राजा हुआ करता था, वो राजतंत्र खत्म कर दिया गया। रूस में आप जानते हैं ये क्रांति हुई 1917 में, साम्यवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति बोल दो, साम्यवादी क्रांति का बोल दो, एक ही बात है। ऐसे कई हुए, कई राजनीतिक तौर पे उथल पुथल हुए, कई देशों में राजतंत्र हटा, लोकतंत्र आया, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, राजनीतिक प्रभाव हो गए। अब आपको एक बात बताता हूं मैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को, उसके बाद में चूंकि जो ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह जो मुख्य देश केंद्रीय देशों में शामिल थे, इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप बस अब मत मारो, खूब मार लिया हमें, अब हमें पपोड़ने दो, अब सूझ गए, अब मारना बंद कर दो, तुम अब है जो लड़ाई खत्म करेंगे, सरेंडर करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने युद्ध वगैरह बंद किया। आपको एक बात बताता हूं, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था तो 1-2 सालों तक है ना, ये जो जर्मनी वगैरह है ये ज्यादा हावी रहे थे ब्रिटेन पर, ये जीते थे काफी। बाद में जाकर जो है ब्रिटेन वगैरह ये सब जो है वो हावी हो पाए थे। ऐसा ही द्वितीय विश्व युद्ध के साथ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी शुरुआत में बहुत जीता था, बाद में जाके ब्रिटेन जो है वो उठ खड़ा हुआ, तब उसने जर्मनी को दबाया था। तो ऐसा कुछ हुआ था।
युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। फिर वर्साय की संधि के द्वारा इसे खत्म किया गया। वर्साय की संधि जर्मनी के साथ की गई थी, ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन जो भी मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा। वर्साय की संधि अपमानजनक तो थी। वर्साय की संधि में कई चीजें कही गई थी कि जर्मनी अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रखेगा, हथियार सीमित मात्रा में रखेगा, जर्मनी को अपने क्षेत्राधिकार छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी 50 चीजें थी जिसमें जर्मनी को काफी अपमानित किया गया था। तुर्की या ओटोमन साम्राज्य के साथ जो सीवर्स संधि की गई थी उसके तहत तो पूरे ओटोमन साम्राज्य को खंड खंड कर दिया गया था, पूरी तरह से विखंडित कर दिया गया था। आपको पता नहीं पता हो या ना, आपने कभी आधुनिक इतिहास पढ़ा हो भारत का, तो ये जो ओटोमन साम्राज्य तोड़ा गया था, इसी की वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में, अली बंधुओं के सहयोग से खिलाफत आंदोलन। ये चीजें थी। तो इन संधियों के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया था। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। जब तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया तो उसके बाद में 1921 में, शायद तक 1921 में तुर्की की क्रांति हुई थी। तुर्की की क्रांति हुई थी। क्रांति का मतलब है वहां राजतंत्र का स्थान लोकतंत्र ने लिया था। आप लोकतंत्र ही कह सकते हैं उसे, मतलब एक पार्टी हुआ करती थी वहां जिसका लीडर हुआ करता था भूल गया मैं कौन था लीडर। वो जो लीडर था वो काफी बेहतरीन लीडर था। तुर्की की क्रांति हुई, वहां के राजतंत्र को उखाड़ दिया गया। और वहां जो वो पार्टी थी उसकी सत्ता स्थापित हुई। तब से यूरोप का विकास पूरे जोरों शोरों से प्रारंभ हुआ। और आज आप देख सकते हैं तमाम जो मुस्लिम राष्ट्र है वो आपको इतने अधिक विकसित नहीं दिखेंगे, बल्कि तुर्की आपको सर्वाधिक विकसित दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा, आपने कभी तुर्की की फोटोज वगैरह कहीं देखी हो तो ऐसा लगेगा जैसे तुर्की एशिया का हिस्सा नहीं बल्कि यूरोप का हिस्सा है। संपूर्ण तुर्की ऐसा डेवलपमेंट हुआ वहां। ऐसा सब कुछ हुआ। तो हमने कई चीजें देखी आज। उम्मीद है आपको सही लगी होगी, और कुछ कमी रहेगी तो मैं सुधार करूंगा, इसमें बाकायदा सुधार करेंगे। एक इंसिडेंट और बता देता हूं मैं आपको कि जब अपन कारण पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के, तो अपन ने लिखा था कि साम्राज्यवाद की दौड़ लगी हुई थी। जर्मनी ये सभी उपनिवेश स्थापित करना चाह रहा था, ब्रिटेन के उपनिवेशों को बलपूर्वक जीत रहा था। तो यही सब कृत्यों के बीच में जर्मनी ने एक और काम किया था। उसने अपनी जो राजधानी थी वहां की बर्लिन से बगदाद तक एक रेल लाइन बिछाई थी। वो रेल लाइन उसके अनुसार तो उसने व्यापार वगैरह के लिए बिछाई थी, पर एक्चुअल में आप भी जानते हैं वो रेल लाइन इसलिए बिछाई गई थी कि अपना एक कंट्रोल बढ़े, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़े, अपन सैनिक वगैरह ये सब भी उस रेल लाइन के थ्रू एक देश से दूसरे देश पहुंचा सके। और इस रेल लाइन का भी काफी विरोध किया था ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने। तो ये इंसिडेंट था बर्लिन से बगदाद रेल लाइन का। तो जी ये था प्रथम विश्व युद्ध। अपने कारण पढ़े, अपने परिणाम पढ़े, प्रभाव पढ़े, घटनाएं देखी, शुरुआत देखी, अंत देखा। एक छोटा सा एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट में खत्म कर देंगे इसको।
भारत में क्या चल रहा था उसमें, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध का, हुआ क्या था। आपको बड़ी गजब का इंसिडेंट बताऊंगा मैं। गांधी जी और ये सब तो जो है वो भारत के जो सैनिक हुआ करते थे गांव गांव में जाकर युवाओं को फौज में भर्ती किया करते थे 1914 में, कि अंग्रेज विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, चलो चलो अपने को भी लड़ना है। तो जो गांव वाले जब भी गांधी जी आते तो गांधी जी को कहा करते थे भर्ती करने वाला सार्जेंट आ गया। सार्जेंट एक पद होता था, सार्जेंट जैसे एक रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट की भर्ती करना, तो वैसे उस समय वर्ड चला करता था सार्जेंट, तो भर्ती करने वाला सार्जेंट आ गया। तो गांधी जी का एक नाम है भर्ती करने वाला सार्जेंट। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने, जो कि भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, मतलब यूं मान लीजिए कि ब्रिटेन का हिस्सा ही था भारत उस समय, ये कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो समस्त ब्रिटिश साम्राज्य लड़ रहा था तो भारत भी लड़ रहा था। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भारतीय युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि आप ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़े और जोरों से लड़े, पूरी हिम्मत से लड़े, पूरी जान से लड़े। ब्रिटेन लोकतंत्र की स्थापना हेतु लड़ रहा है, आप जोरों से लड़े। ये कांग्रेस के नेता ये सब इसलिए ऐसा कर रहे थे, जो भी बड़े नेता थे उस समय, कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी उस समय, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि अगर अपन पूरे दम से, पूरे भारतीय पूरा दम से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन अपने को गिफ्ट के तौर पर अपनी आज़ादी दे देगा। हमें अपना स्वशासन, हमें अपना स्वराज, हमें हमारी आज़ादी, कुछ भी कहिए, तिलक का सपना सरोकार कर देगा, हमें अपनी आज़ादी दे देगा। किंतु ब्रिटेन को आप जानते ही हैं, प्रथम विश्व युद्ध जीत भी गए। जो सैनिक बहादुरी से लड़े उन्हें पदक दिए गए, अवार्ड दिए गए। बहुत से सैनिकों को ब्रिटेन का सबसे बड़ा अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। बहुत से सैनिक जो युद्ध में बड़ी वीरता से लड़े थे, उनके सम्मान में 1921 में दिल्ली, जो ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ इंडिया गेट की नींव डाली गई। इंडिया गेट जो 1931 में पूरा हुआ, वहाँ जो जो सैनिक शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, भारतीय सैनिक, उन सब के नाम उकेरे गए हैं। सम्मान बहुत दिया ब्रिटेन ने सैनिकों को, पर आज़ादी तो नहीं दी। और फिर उसी के बाद में एक 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 आ जाता है, जिसमें भी भारतीयों को जैसी उम्मीद थी कि हमें काफ़ी हद तक अब अपना राज मिलेगा, हमारे मंत्री वगैरह बना करेंगे, हमें मतदान का हक, ये सब मिलेगा, किंतु अंग्रेजों ने सब कुछ नहीं दिया था। तो काफ़ी निराशा हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कुछ समय बाद ही, पहले ही खफा बैठे थे सब लोग, कुछ समय बाद ही रोलेट एक्ट लागू कर दिया। रोलेट एक्ट का जोरों शोरों पर विरोध हुआ कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि हम 4 लोग एक साथ खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते, ऐसे कानून निकालोगे तुम कितना दबाओगे हमें। खूब विरोध हुआ। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो भारतीयों में आक्रोश था जोरों शोरों पे। और हमारे महानतम नेता महात्मा गांधी ने उसी समय 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। भारत की तमाम जनता ने बड़े जोरों शोरों से आंदोलन में भाग लिया। भीषण आंदोलन चला। हालांकि कोई हिंसा नहीं की गई। हिंसा, गांधी जी का एक सिद्धांत था कि वो हम हमेशा अहिंसा के बल पे कोई भी आंदोलन करते थे, अहिंसा के बल पे आंदोलन किया गया। आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि हम 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। स्वराज तो हासिल नहीं हुआ, पर आंदोलन ने और कई महत्वपूर्ण कार्य करवा दिए थे ब्रिटिश साम्राज्य से, जिनकी चर्चा हम कभी करेंगे। यह था प्रथम विश्व युद्ध। जैसा एक बात और बताई मैंने आपको कि ये कच्चे माल वगैरह, भारत में भी मुद्रास्फीति आई गई थी प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। महंगाई को मुद्रास्फीति बोलते हैं, तो मुद्रास्फीति आ ही गई थी भारत में भी। भारत में लोगों को, जब पहले क्या था कि
भारतीयों में एक इमेज बनी हुई थी अंग्रेजों की कि अंग्रेज तो सर्वश्रेष्ठ हैं, गोरे है गोरे, अपन तो काड़ू है। इनकी काफ़ी अच्छी इमेज थी कि इनको कोई नहीं हरा सकता, ये राजा है। भगवान के बाद कोई नीचे वाला दूसरा पद आता होगा तो अंग्रेज ही आते होंगे, ऐसी इमेज थी अंग्रेजों की भारतीयों में। जब भारतीय सैनिक युद्ध स्थल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये जर्मनी वाले बम गोले सब दाग रहे, गोलियां चला रहे, और ये ब्रिटिश सैनिक भाग रहे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई टुकड़ी हुई, टुकड़ी का चीफ कोई अंग्रेज होता था हमेशा ऑब्वियसली, और सैनिक मान लीजिए भारतीय होते हैं। मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए कई जगहों पे लड़े थे भारतीय, जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया, वहाँ लड़ रहे, अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप में मान लीजिए भारतीय सैनिक लड़ रहे। कोई जर्मनी वाले ने अटैक वटेक किया तो वो अंग्रेज सैनिक अपनी लुंगी उठा के भागने लगते। तो भारतीय जब देखते उनको भागते हुए तो ठीक हो आप भी, फिर जब वो यहाँ आते तो उनको बताते, अपने गांव वालों समाज वालों को बताते, ये जो सांप देखते हो ना तुम गोरे गोरे आते हैं, ये भागते बहुत अच्छा है। तो इससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक भ्रम था कि ये कभी हार नहीं सकते, वो टूटा था। तो इससे भारतीयों में कॉन्फिडेंस आया था, और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन में बहुत काम आया था। तो ये कुछ बातें थी। मैं एक बार चलो जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा वीडियो। कई बातें मैंने इसमें बताई। प्रथम विश्व युद्ध के नाम से शुरू किया वैसे मैंने इसे, पर फिर भी आपको कई बातें एक्स्ट्रा भी बताई मैंने। थैंक यू। और देखिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे वीडियोस और बनाए जाए आपके लिए। बाकी अपना जो ये मूवीज़ वाला चैनल है ये तो जारी रहेगा ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।